तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है कॉस्ट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल एंड ऑब्जर्वेशन कॉस्ट। मार्जिनल ऑब्जर्वेशन कॉस्ट जो है दो डिफरेंट मेथड्स है जहाँ पे हम इन्वेंट्री के बारे में मालूम होती है अपने को मालूमात और उसके प्रॉफिट्स के बारे में। यहाँ का ब्रेक डाउन देखेंगे अपन डिफरेंसेस। पहला है ट्रीटमेंट फॉर फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। मार्जिनल कॉस्ट क्या करता है? मार्जिनल कॉस्ट फिक्स्ड मार्जिनल ओवरहेड्स पे काम करता, जो कि पीरियड्स कॉस्ट पे ट्रीट करते रहता है। नहीं, जो भी एक्सपेंसेस आ रहे वो कितने टाइम के लिए आ रहे, क्या क्या आ रहे वो देखता उन्हें, और उन्हें कोई सा भी प्रोडक्ट कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करता इसके अंदर। फिर ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग के अंदर फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग जो भी ओवरहेडेड हो रही, यहाँ पे इन्हें क्या ट्रीट करता है कि प्रोडक्ट कॉस्ट को भी उसके अंदर इंक्लूड करना और कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को भी इसके इंक्लूड करना पड़ो। फिर इन्वेंट्री वैल्यू, नेक्स्ट है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में मार्जिनल कॉस्टिंग या इन्वेंट्री को वैल्यूट करता और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग को वेरिएबल्स कुछ देखता है इन्हें खाली। ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग में यहाँ पे इन्वेंट्री को इन्हें जो है सो वैल्यूट करता, बोथ बोथ दोनों को भी देखता है, वेरिएबल को भी और फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को भी यहाँ पे देखता। नेक्स्ट है प्रॉफिट कैलकुलेशन में मार्जिनल कॉस्ट, प्रॉफिट जो भी डिटरमाइन हो रहा उन्हें पहले डिटेक्ट कर लेता, माइनस कर लेता टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है और फिक्स्ड कॉस्ट सेल्स से क्या आ रही है अपने को वो देखता। प्रॉफिट्स को उन्हें फ्लक्चुएट करते हुए सेल्स वॉल्यूम के हिसाब से चलता। ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग के अंदर यहाँ पे जो भी प्रॉफिट इसको डिटरमाइन होना मालूम हो रहा, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने गुड्स अपन बेच रहे वो देखता और साथ ही साथ फिक्स्ड ओवरहेड्स भी इसके अंदर रखता है जो कि सेल्स रेवेन्यू से आ रहे, जो प्रॉफिट इन्हें फ्लक्चुएट करता है यहाँ पे दोनों सेल्स प्रोडक्शन और वॉल्यूम के हिसाब से देखता हूँ। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स। मार्जिनल कॉस्ट में प्रॉफिट जो है सो डायरेक्टली सेल्स वॉल्यूम से देख लेता है इन्हें। ऑब्जर्वेशन कॉस्ट यहाँ पे जो भी प्रॉफिट आ रहा है चेंज देखता, सेल्स में रहो प्रोडक्शन में रहो, अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो सेल्स बढ़ रही, और प्रॉफिट जो भी है उन लोगों को ज़्यादा कॉस्ट के अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग में आता। फिर यूजफुलनेस फॉर डिसीजन के अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग यहाँ पे यूजफुल रहता शॉर्ट टर्म के लिए, और यहाँ पे जो भी डिसीजन बना रहा हूँ प्राइस मेकिंग हो या बाइंग डिसीजन हो प्रोडक्ट के, यहाँ पे देखता हूँ। ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग के अंदर यहाँ पे जो भी एक्सटर्नल रिपोर्टिंग हो रही है यहाँ पे कंप्लायंस से, यहाँ पे कॉस्टिंग स्टैंडर्ड इन्हें देखता। ओवरऑल अगर अपन समरी देखें तो मार्जिनल कॉस्ट खाली फोकस करता जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपन मार्जिन में, और ये हेल्प करता कि अपने को इंटरनल क्या डिसीजन बनाना है बोल के। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग यहाँ पे जो है सो सब इंक्लूड करता, ओवरहेड्स हो गया, प्रोडक्शन का कॉस्ट हो गया, और इन्हें एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के वास्ते ज़्यादा सामने आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीवीपी एनालिसिस। सीवीपी एनालिसिस का फुल फॉर्म है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, सीवीपी बोलते हैं। ये एनालिसिस मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक टूल है जो कि समझने के लिए क्या रिलेशनशिप्स है कॉस्ट के अंदर, सेल्स के अंदर, वैल्यूम और प्रॉफिट, ये सब में डिफरेंसेस क्या है मालूम होता है। इससे क्या होता है अपने डिसीजन अच्छा बना सकते, प्राइसिंग का हो, प्रोडक्शन का हो या सेल्स स्ट्रेटेजी अच्छी कर सकते हैं। की कंपोनेंट्स ऑफ सीवीपी एनालिसिस में इंक्लूड होता है फिक्स्ड कॉस्ट। पहले ये जो भी कॉस्ट रहता है यार क्या रहता है, कंसेंस रहता और रिगार्डलेस रहता, कोई सा भी चेंज इसमें ना होता। जो भी प्रोडक्शन रहती, सेल्स वॉल्यूम रहती, वो फिक्स रहती, जैसा कि रेंट हो गया या सैलरी हो गया। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर ये जो है सो चेंज होते रहते प्रोडक्शन के हिसाब से, सेल्स के हिसाब से, जैसा कि डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया। फिर सेल्स रेवेन्यू मतलब या जो भी इनकम आई अपने को पूरी बेच के कितने पैसे कमाए वो है। फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन के अंदर इन्हें यहाँ बताता सेल्स की जो आपकी रेवेन्यू, सेल्स में कितना कमाए आप, और वेरिएबल मतलब लेबर में, मटेरियल में कितना खर्चा हुआ वो बताता। इससे क्या होता है आपको मालूम होता है कि कितना पैसा आप प्रॉफिट में कमाए फिक्स्ड कॉस्ट को ओवरहेड करते हुए मालूम होता। फिर नेक्स्ट है ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पे इन्हें लेवल जितने भी सेल्स है वो टोटल को रेवेन्यू करता और कॉस्ट रिजल्ट बताता, जीरो है, जीरो प्रॉफिट है या लॉस है बोल के। ब्रेक इवन पॉइंट्स यूनिट, यहाँ क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट है इसका ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स के अंदर। और ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स वैल्यू के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो के अंदर है। फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यहाँ पे जो भी डिफरेंस आ रहा है एक्चुअल हो या बजट है, तो नेक्स्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यहाँ पे ना डिफरेंट बताता जो भी आपका एक्चुअल है या जो भी बजट सेल्स है आपकी, यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट्स को देखते हैं। इससे क्या होता है आपको मालूम होता है सेल जो भी है और डिक्लाइन हो रही, कंपनी जो है सो लॉस के अंदर जा रही है या नहीं जा रही बोली। फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, पी बाई वी रेशियो। ये रेशियो क्या है, मार्जिन सेल्स के ऊपर कितना मार्जिन रखना वो बताता,
और इसका फॉर्मूला क्या है, पीवीबी रेशियो का, कंट्रीब्यूशन मार्जिन बाय सेल। ओवरऑल सीवीपी एनालिसिस अपने को बिजनेस समझने के लिए और उसमें क्या क्या चेंज लाने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी हो गया, एडिंग हो गया, या डिसीजन मेक करने, प्राइसिंग का हो, प्रोडक्शन का हो, सेल्स टारगेट हो, इसमें काम में आता अपने। नेक्स्ट आंसर मैं स्किप करा क्योंकि बोलता हूँ अबव आंसर का ही पूरा कॉपी है उसमें, तो उसके अवॉइड कर सकते। देखेंगे मेक और बाय एंड ऐड और ड्रॉप प्रोडक्ट्स। मेक और बाय डिसीजन, यहाँ पे जो डिसीजन इन्वॉल्व होता है, मैन्युफैक्चर जो भी हम बनाते चीज रहो, प्रोडक्ट रहो, तो इंटरनली हम क्या कर रहे हैं, उसको बना रहे। अगर हम परचेज कर रहे सप्लायर के थ्रू, तो अपन उसको बाय कर रहे। यहाँ डिसीजन जो बेस्ड है कंपेयर करते हुए जो भी कॉस्ट लग रही है उसको बनाने में, जैसा कि रिलेवेंस कॉस्ट के अंदर अगर बनाने के लिए अगर आप जा रहे तो आपको वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट लगती और अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट लगती है। अगर खरीदने जा रहे हो तो आप परचेज प्राइस लगता है आपको, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगता है और ऑर्डरिंग कॉस्ट लगता है। तो ये जो भी चॉइस अपन लेते हैं, ये सेलेक्ट करते हैं ऑप्शन, तो यहाँ पे कम से कम कॉस्ट वाला सेलेक्ट करते हैं, जैसा कि फैक्टर जो भी हो गया, क्वालिटी कंट्रोल हो गया, सप्लाई की रिलायबिलिटी है क्या नहीं, स्ट्रैटेजी जो भी हम यूज कर रहे हैं वो सही है क्या नहीं। अगर छोटे में देखा गया तो ये डिसीजन हम बनाते कि जो भी इनसाइड कंपनी के सोर्सेस है वो सही चल रहे या नहीं चल रहे। नेक्स्ट है ऐड और ड्रॉप प्रोडक्ट डिसीजन। ये डिसीजन इन्वॉल्व होता है कि कोई से भी नए प्रोडक्ट को लाइन में लाना क्या, या फिर पुराने प्रोडक्ट को हम ड्रॉप कर देना क्या, मतलब इसका नहीं कोई सा भी। अब फोन नया नया फोन लाना मार्केट में, या फिर पुराने फोन को हम ड्रॉप कर देना है। ये डिसीजन जो एनालाइज करते प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट आ रहा हमको ईच लाइन। अब आईफोन का एग्जांपल ले रहा हूँ, आईफोन 14 15 16 17 ऐसा चल रहा। तो अगर सही सेल्स आ रही तो हम नया प्रोडक्ट लेंगे, अगर नहीं आ रही तो हम ये प्रोडक्ट को कम करके नया कुछ भी सोचेंगे, वैसा है। रिलेवेंट फैक्टर इसमें इंक्लूड कैसा होता है, कंट्रीब्यूशन जो भी मार्जिन हम को आ रहा है जो भी प्रोडक्ट के ऊपर, फिर इन्हें फिक्स्ड कॉस्ट को अवॉइड करता है कंपनी के साथ, फिर इम्पैक्ट क्या करता है इन्हें प्रोडक्ट लाइंस के साथ, जो भी इसको सब्सटीट्यूट इफेक्ट्स दिख रहे हो, यहाँ पे प्रोडक्ट जो भी ड्रॉप हो रहा है उसमें जो है सो कंटिन्यूसली मार्जिन रहना और फिक्स कॉस्ट को अवॉइड करना, और ये प्रोडक्ट जो है सो ऐड हुआ सो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइडेबल कॉस्ट को एक्सीड हटा देना रास्ते में से। अगर छोटे में देखा गया तो ये यूज करते कंपनी ताकि उल्ला कंटिन्यू सेल करना है प्रोडक्ट को, या फिर सेल नहीं करना प्रोडक्ट को, उसके वास्ते यूज होते हैं ये। नेक्स्ट आंसर है अपना की फैक्टर और लिमिटिंग फैक्टर। की फैक्टर और लिमिटिंग फैक्टर ये जो भी है एक रिसोर्सेस है जहाँ पे जो है सो हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं या लिमिट करते हैं, जो भी हम कर रहे हैं एक्टिविटी हो या आउटपुट हो या बिजनेस में, उसको हम जो है यहाँ पे देखते हैं। जैसे फैक्टर्स क्या बताता है, कंपनी का जो भी प्रोसीड हो रहा या फिर सेल हो रहा, अनलिमिटेड क्वांटिटीज है क्या प्रोडक्ट और सर्विस में, बता। इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फर्स्ट है रिसोर्स कंस्ट्रेंट। ये जो है सो अपने को रिप्रेजेंट करता है एसेंशियल जो भी प्रोडक्शन है या सेल्स है, एग्जाम्पल की तरह का लिमिटेड वर्किंग मशीन आवर्स, कम से कम एक फिक्स कर दिए मशीन आवर्स के वास्ते, शॉर्टेज रहना, स्किल लेबर नहीं रहना सही काम करने वाले, और रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं रहना, मटेरियल आपके पास, फिर सेल जो है सो कम डिमांड की रहना आपको। फिर इससे क्या हो रहा है आपको इम्पैक्ट ऑन डिसीजन मेकिंग के अंदर, जब आपके लिमिटेड फैक्टर्स रह रहे बिजनेस के अंदर, तो बिजनेस क्या यूज करता है कि कम से कम वो रिसोर्स को ज्यादा से ज्यादा यूज करके उससे प्रॉफिट निकालना वो देखता। कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, यहाँ पे जो भी डिसीजन ले रहे हैं ना, कंट्रीब्यूशन के हिसाब से हो, मार्जिन पर यूनिट के हिसाब से हो, यहाँ पे जो भी मशीन्स काम कर रही है वो लिमिटेड फैक्टर्स में है, तो यहाँ पे जो है ज्यादा से ज्यादा है ना कंट्रीब्यूशन करते हैं मशीन आवर्स के ऊपर, जो भी प्रायोरिटाइज होना बोल के। नेक्स्ट है ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जो भी गोल्स रह रहे, ऑप्टिमाइज जो भी लिमिटेशंस रह रहे, तो इतना क्या अचीव करते हैं हाईएस्ट पॉसिबल कंट्रीब्यूशन के ऊपर, जो मार्जिन ओवरऑल प्रॉफिट के ऊपर देखते। सिंपल टर्म्स में देखा गया तो फैक्टर जो भी इंक्लूड हो रहे हो टोटल आउटपुट ऑफ बिजनेस के वास्ते ने रोक के रखता बताता। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल एक मैनेजमेंट टूल है जहाँ पे हम बजट प्लान करते किसी भी चीज़ का, ताकि हम कंपनी के फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सके। इसका ऑब्जेक्ट ये रहता, फर्स्ट है प्लानिंग, इतना पहले एक अच्छी प्लानिंग करते ताकि जो भी मेजर्स है या रिजल्ट स्मार्ट यूज करते हैं। स्मार्ट का मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बाउंड। ये स्मार्ट यूज करे तो ना सब मालूम हो जाता है इनको, जो भी है फीचर्स, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस क्या हो रिक्वायरमेंट। इससे क्या होता प्लान करके ना उस सब चीज को एक देखते क्या चल रहा। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के अंदर ना जो भी है
इंटीग्रेट करते प्लान, अपना जो भी प्लान है वो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भी जाते ताकि वर्क जो है सो सही तरीके से चले और कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन अच्छा चलना डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। फिर नेक्स्ट है कंट्रोल, यहाँ इन मॉनिटर करते जो भी परफॉर्मेंस हो रही बजट टारगेट के अगेंस्ट, जैसा कि वेरिएंस हो गया आइडेंटिफाई, यहाँ पे डिफरेंस देखते ना एक्चुअल हो या बजट फिगर के अंदर। यहाँ पे टेक करेक्टिव एक्शंस के अंदर ना अनफेवरेबल वेरिएंस और इंश्योर करते कि परफॉर्मेंस जो भी है स्टे करना एक्सपेक्टेशन लिमिट्स के अंदर। नेक्स्ट है मोटिवेशन, मोटिवेशन के अंदर है ना मैनेजर्स को मोटिवेट करते हैं और एम्प्लॉयज को, ताकि क्लियर परफॉर्मेंस टारगेट है ना अचीव हो। फिर नेक्स्ट है मतलब इतना क्रिएट करते एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रहना उसमें। नेक्स्ट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के अंदर इतना देखते हर जने का परफॉर्मेंस कैसा है, हर हर मैनेजर का हर डिपार्टमेंट में, ताकि इतना स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को फाइंड कर सके वो। फिर रिसोर्स एलोकेशन के अंदर या देखते हो ना सही इन लोगों को रिसोर्स मिल रहे जब का जभी या नहीं, तो ताकि ना अवॉइड कर सके अननेसेसरी जो भी एक्स्ट्रा खर्चे उसको कम कर सके, ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल बजट। तो जनरली बोल देता हूँ मैं, इसके साइड हेडिंग्स बोल देता हूँ। एक्टिविटी लेवल, एक्टिविटी लेवल फिक्स बजट मतलब एक फिक्स्ड बजट दे देते हैं आपको किसी भी चीज का। फिक्स बजट मतलब आप 100 रुपए दिए तो आप 100 रुपए खर्चा करना हो। फ्लेक्सिबल बजट के अंदर आपको दे देते कि चलो भाई 100 रुपए 120 भी आप खर्चा कर सकते, चेंज कर सकते हैं आप फ्लेक्सिबल बजट में। फिक्स बजट में आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो वही छे, उतना एक्सप्लेन उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक्टिविटी लेवल के अंदर आपको एक्टिविटी जो भी हो रही फिक्स बजट के अंदर, वो एक सेल्स वैल्यू में जो भी हो उसको आप फिक्स ही रख सकते हैं, मगर फ्लेक्सिबल बजट में आप एडजस्ट कर सकते हैं चेंज के हिसाब से। नेक्स्ट वेरिएंस एनालिसिस के अंदर फिक्स बजट जो है सो कैलकुलेट करता है एक्चुअल रिजल्ट को, और उसके ओरिजिनल बजट क्या फिगर थे, कितना बजट दिए, क्या हो रहा है वो मालूम होता है उसमें। फ्लेक्सिबल बजट में आप पूरा कैलकुलेट करते कंपनी सब देखते हुए, और बजट कितना एडजस्ट करें हम, कितना ऊपर नीचे करें बजट्स, और कितना हमारे मिसलीड हुआ क्या नहीं, उसके बारे में मालूम होता। नेक्स्ट यूजफुल एंड कंट्रोल के अंदर हम जो है सो लेस इफेक्टिव और कंट्रोल कॉस्ट को देखते हैं और एक्टिविटी लेवल्स को यहाँ पे देखते हैं, और जहाँ पे मोर इफेक्टिव कॉस्ट को अंदर अपन हैंडलिंग करते हैं और फ्लेक्सिबल बजट के अंदर, और देखते हैं अपन जो भी कॉस्ट आ रहा है वो सही हो रहा है या नहीं। प्लानिंग ओरिएंटेशन वही है कि प्लान करते हैं हम, शॉर्ट टर्म के लिए प्लान करते ये फिक्स बजट को, और फ्लेक्सिबल बजट को जो है सो हम लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करते हैं। फ्लेक्सिबल के अंदर जो है सो हम फिक्स बजट को जो है सो एक्सपेंसेस और फिक्स्ड ओवरहेड्स को देखते हुए रहते हैं। फ्लेक्सिबल बजट्स को मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को और उसको देखते रहते हैं। ओवरऑल देखा गया तो फिक्स बजट एक वन लेवल ऑफ आउटपुट है, फ्लेक्सिबल बजट जो है सो चेंज होता रहता है जैसा मैं बोला। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिएंस एनालिसिस। जनरली मैं बोल रहा हूँ वेरिएंस एनालिसिस एक टेक्निक है जो कि मैनेजमेंट अकाउंट यूज करता है। यहाँ पे हम बजट्स हो या जो भी हम स्टैंडर्ड फिगर्स रखे, यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं जो हम प्लान करें, और जो हम प्लान करें और जो हमारे साथ हुआ वो सही हुआ या क्या क्या डिफरेंस है। ओवरऑल अगर आप प्लान करें क्रिकेट मैच खेलने का, इतने रन बनाएंगे इतने खेलेंगे, क्या हम उतने रन बनाए या नहीं बनाए, तो क्या क्या चेंजेस है अपने, वो हम देखते हैं यहाँ पे वेरिएंस को जो है सो एनालिसिस करते। तो फर्स्ट वाला है इसका पॉइंट, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल वर्सेस प्लान। जैसा अभी बोला मैं, कंपनीज क्या करती, ये कंपेयर करती कि एक्चुअल कॉस्ट, रेवेन्यू क्या आया, प्रॉफिट कितना है, क्या क्या खर्चा है, और जो भी हम बजट रखे थे उसके हिसाब से है या स्टैंडर्ड अमाउंट। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेविएशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेविएशन के अंदर यहाँ पे प्लान करती परफॉर्मेंस क्या क्या हो रहा, और हाईलाइट करती एरिया को जहाँ पे हमको और अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते। कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस के अंदर यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स यूज होते हैं कैलकुलेट करने, जैसा मटेरियल कॉस्ट एंड यूसेज, लेबर कॉस्ट एंड एफिशिएंसी, ओवरहेड कॉस्ट, सेल्स प्राइस एंड वैल्यूम्स, ऐसी चीजें यूज होती। फिर एनालिसिस, जो एनालिसिस ऑफ कॉस्ट के अंदर ना ये एनालाइज करते कि क्या हमारे चेंजेस आना भी, चेंज इन प्राइस कुछ चेंज हो रहा क्या कॉस्ट का, या इनएफिशिएंसी सारी प्रोडक्शन हो या ऑपरेशन हो, फ्लक्चुएशन हो रहा है सेल्स डिमांड में या नहीं, या एरर हो रहा प्लानिंग या फोरकास्टिंग के अंदर, वो देखते हैं हम। उसके बाद कॉस्ट कंट्रोल एंड करेक्टिव में अंदर एक्शन के अंदर या वेरिएंस जो भी ले रहे, या इंफॉर्मेशन जो भी ऑफ मैनेजमेंट लेती है, करेक्टिव एक्शंस लेती है और कंट्रोल करती जो भी चीज़ों को उसको दिख रहा है ऐसा कंट्रोल करने।
परफॉर्मेंस एंड इवैल्यूएशन के अंदर यहाँ पे चेक करती है कि मैनेजर्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं हर डिपार्टमेंट में। फिर डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्हें ये सब देखते हुए एक सही प्राइस के हिसाब से प्रोडक्शन और रिसोर्स एलोकेशन का एक डिसीजन ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वर्सेस हिस्टोरिकल कॉस्ट। यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे। कॉस्ट डिटर्मिनेशन के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब यहाँ पे ना पहले से सोच के केयरफुली एक मटेरियल देखते, लेबर देखते या ओवरहेड्स देखते और स्टैंडर्ड तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते कि क्या कॉस्ट है ना इसका। हिस्टोरिकल कॉस्ट के अंदर यहाँ पे कॉस्ट जो है सो पहले से रिकॉर्ड करे हुआ रहता है, जो कि इनअकर्ड रहता है। मतलब पीछे पहले की चीजों को हम कॉस्ट लेते हुए देखते हैं, अरे पहले इतना था, पहले इसका प्राइस अब इतना है। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग हिस्ट्री में जा रहे हैं पीछे। पर्पस क्या है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का? इन्हें यूज होता कॉस्ट कंट्रोल के वास्ते, परफॉर्मेंस को बढ़ाने के वास्ते और डिसीजन मेक करने के वास्ते यूज होता। और इससे हम जो है एक्चुअल कॉस्ट भी और प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड भी हम इससे देख सकते। हिस्टोरिकल कॉस्ट के अंदर यहाँ पे इन्हें फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के वास्ते, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के वास्ते या फिर रिकॉर्ड करते पास्ट के कॉस्ट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन के लिए यूज होता। फिर टाइमिंग में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है सो स्टैंडर्ड जो भी है यहाँ बिफोर प्रोडक्शन बनने से पहले इसको हम प्लान करते। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग जो है सो यहाँ पे प्रोडक्शन हुए बाद, बनने के बाद हमको मालूम होता। वेरिएंस एनालिसिस के अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमेशा आपको आइडेंटिफाई कराती प्लान क्या करना, आप कहाँ करेक्टिव एक्शंस लेना बोलती। हिस्टोरिकल कॉस्टिंग में आपको ये सब नहीं प्रोवाइड करती है वेरिएंस एनालिसिस। यूजफुल ऑफ मैनेजमेंट के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है सो और ज़्यादा यूजफुल रहता है इंटरनल मैनेजमेंट पर्पस के वास्ते, क्योंकि बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल करने दिखाता, बजट करने दिखाता और परफॉर्मेंस की वैल्यूएशन। हिस्टोरिकल कॉस्ट के अंदर इन्हें जो ये सब दिखाते हैं ना आपको रिपोर्ट करने के लिए और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए, ये सब आपको नहीं दिखाता। सिक्स फोकस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एफिशिएंसी, जल्द से जल्द काम होने के वास्ते, कॉस्ट कंट्रोल के वास्ते और एक्चुअल कंपेयरिंग के वास्ते यूज होता। हिस्टोरिकल कॉस्टर यहाँ पे खाली रिकॉर्ड करने और रिपोर्ट करने जो भी कॉस्ट असल में आया उसके वास्ते यूज होता है। ये एलएक्यू में है आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनालिसिस का आंसर, ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी आंसर आपको एलएक्यू में है, तो हम सीधा डायरेक्ट वहाँ पढ़ेंगे इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन फंड फ्लो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का पढ़ेंगे। तो इसके की डिफरेंसेस क्या है फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट में देख लेंगे अपन। फोकस फंड फ्लो स्टेटमेंट नहीं बोलूंगा मैं, फंड फ्लो फंड्स या कैश में बोलते रहूंगा, आप स्टेटमेंट समझना। फंड्स के अंदर यहाँ इन्हें क्या देखता है, जो भी हम फंड्स हैं हमारे पास वो जनरली वर्किंग कैपिटल्स के लिए यूज होने के लिए यूज। अब करंट एसेट्स मिनिमाइज करंट लायबिलिटी, मतलब यहाँ पे हम वर्किंग कैपिटल में चेंज देख रहे हैं। अब कुछ लॉस हुआ या फिर कुछ प्रॉफिट हुआ तो आप क्या कर रहे हैं, एक नई चीज खरीद रहे हैं आप एज एसेट, नई बिल्डिंग खरीद रहे हैं आप और कुछ, तो एक एसेट्स के अंदर फंड आपका क्या हो रहा, फ्लो हो रहा दूसरी जगह। फिर कैश के अंदर क्या है, यहाँ इन्हें स्पेशली कैश टू कैश मूवमेंट्स के लिए फ्लो होता है, इनफ्लो या आउटफ्लो। आप मटेरियल खरीदे, आप जो है उसको पैसे वापस दिए, फिर दूसरे दिन मटेरियल खरीदे पैसे वापस दिए, तो यहाँ कैश टू कैश डील होती है इसके। फिर डेफिनेशन ऑफ फंड्स के अंदर क्या है, फंड फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पे फंड जो है सो ब्रॉडली मतलब बहुत बड़े स्केल पे वर्किंग कैपिटल के लिए काम में आता है। कैश फ्लो जो है सो यहाँ पे डिफाइन करता है क्या, जो कि एक हैंड टू हैंड कैश की डील्स में जो है सो काम में आता है। और इन्हें शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट है, आप उसको जो है सो मटेरियल लेते फिर दे देते, फिर ऐसे पैसे दे देते, या हाई लिक्विडिटी मतलब बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं आपके इसमें। फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड, फंड फ्लो स्टेटमेंट्स यहाँ पे चेंज क्या आ रहा वर्किंग कैपिटल में और फाइनेंशियल आप कैसे बताता। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपका जो भी कैश यूज हो रहा कंपनी के ऑपरेट के वास्ते हो या इन्वेस्ट के वास्ते हो या फाइनेंशियल एक्टिविटीज के वास्ते हो वो बताओ। फिर अकाउंट बायस के अंदर फंड फ्लो स्टेटमेंट जो से प्रिपेयर करता है एक्चुअल बायस, जहाँ पे हम चेंज आ रहा वर्किंग कैपिटल जो भी रिफ्लेक्ट हो रहा। कैश फ्लो स्टेटमेंट में अंदर इन्हें कैश बेसिस के ऊपर देखता है और रिफ्लेक्ट करता है एक्चुअल कैश फ्लो या आउटफ्लो सही है या नहीं हो। फिर यूजफुलनेस के अंदर फंड फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पे एनालाइज करता है, चेंज देखता है वर्किंग कैपिटल्स के अंदर जो भी आ रहे नहीं आ रहे, कंपनी की एबिलिटीज के अंदर और शॉर्ट टर्म इश्यूज के अंदर देखता। कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पे जो कंपनी की लिक्विडिटी कितना ट्रांजेक्शन हो रहा, सॉल्व हो रहा या नहीं, और फाइनेंशियल हेल्थ क्या है इसकी और कितना कैश फ्लो मूवमेंट्स आ रहा वो दिखता। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर फंड फ्लो स्टेटमेंट जो है यहाँ पे हिस्टोरिकली यूज करता, जहाँ पे इन्हें पुराने कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को भी देखता और फेवर करता कैश फ्लो स्टेटमेंट।
कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पे मॉडर्न अकाउंटिंग टेक्निक यूज करता है, जैसा कि IAS 7 हो गया, AS 3 हो गया, ताकि एक्सटर्नल रिपोर्ट के उसमें देख सके। ओवरऑल देखा गया तो फंड फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पे कंपनी के वर्किंग कैपिटल के उसमें देखता, और कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पे कैश कितना मूव हो रहा वो देखता। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ज़्यादा रिलेवेंट रहता और स्टैंडर्ड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के वास्ते ज़्यादा काम में आता। नेक्स्ट क्वेश्चन LAQ का है, डिफाइंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एक्सप्लेन्स फंक्शंस एंड इम्पोर्ट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे हम ढूंढते, मेजर करते, चीज़ को देखते, एनालाइज करते, प्रिपेयर करते, और जहाँ पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का हम यूज़ करते। तो यहाँ मैनेजमेंट क्या करता, प्लान करता, उसको देखता, कंट्रोल करता ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और जो भी गलत चीज़ें यूज़ हो रही या मतलब मिसलीड हो रहा, धोखाधड़ी हो रही, वहाँ पे इन्हें देखता और अकाउंटेबल रहता वो चीज़ को बोलने के लिए रिसोर्सेज। इसका फंक्शंस क्या है, फर्स्ट है प्लानिंग। यहाँ पे इन्हें बजट देखता, पहले बजट बनाता और फोकस्ट करता और परफॉर्मेंस टारगेट्स रखता है इन्हें, और इन्फॉर्मेशन बताता, मतलब जो कैसा करना है अपने को प्लान बताता। फिर नेक्स्ट है कंट्रोल। कंट्रोल के अंदर इन्हें क्या करता है, देखता है पूरा परफॉर्मेंस क्या क्या हो रहे, बजट के हिसाब से चल रहा है या नहीं, और देखता कहाँ इन्हें अपने चीज़ें जो सो कम हो रहे, परफॉर्मेंस सही नहीं हो रहा, और उसके बाद फीडबैक देता उन्हें वो चीज़ को, कोई काम सही नहीं कर रहा तो ऐसा करना, ये एक्शन लियो। नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्हें प्रोवाइड करता कॉस्ट के वास्ते और इंफॉर्मेशन देता, ताकि प्राइस कितना होना, मेक रहना या बाई रहना, प्रोडक्ट मिक्स रहना या नहीं, और इसमें प्रॉफिटेबिलिटी मालूम होती है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के या सेगमेंट्स के हिसाब से, और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल अपने को मालूम होता। फिर इसके बाद परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के अंदर यहाँ पे इन्हें मेजर करता है, एवेलुएट करता है जो भी परफॉर्मेंस मैनेजर्स कर रहे हैं उनके डिपार्टमेंट में, और इसके हिसाब से इंफॉर्मेशन देता, उसके रिवॉर्ड्स देता, उन लोगों को शाबाशी देता। नेक्स्ट है फिफ्थ में इंफॉर्मेशन प्रोविजन के अंदर यहाँ पे इन्हें रिपोर्ट्स बनाता है और उसकी एनालाइज करता है मैनेजमेंट के हिसाब से, ये हो रहा है ऐसा ऐसा, और टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देते रहता हूँ उन्हें, कंपनी के मैनेजमेंट को, जिससे हमारे को डिसीजन लेने में आसानी होती। इसके इंपॉर्टेंस क्या है, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग। तो मैनेजर्स यहाँ से इंफॉर्मेशन जो भी मिल रही है ना सही डिसीजन ले सकते। फिर इनहेंस प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के अंदर ना इफेक्टिव प्लान कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं ऑपरेशंस को। फिर इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर यहाँ पे एरियाज ऐसे फाइंड करते हैं ना जहाँ पे कम कॉस्ट लग सकता, और वहाँ पे इम्प्रूवमेंट भी ज़्यादा हो सकता, वैसे एरियाज फाइंड करते। फिर नेक्स्ट है रिसोर्स ऑप्टिमिज्म के अंदर इतना सही रिसोर्स का यूटिलाइजेशन होना वो भी देखते। स्ट्रैटेजी गाइडेंस के अंदर इतना जो भी सपोर्ट कर रहे प्लानिंग को हो, वो सही स्ट्रैटेजी बोलते, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने में आसानी होती। ओवरऑल समरी में देखा गया तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक क्रूशियल और बहुत अच्छी चीज़ है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने मैनेजर्स को, जिससे उनका सही डिसीजन ले सकते, कंट्रोल कर सकते, और उनके जो भी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स है उसको अचीव कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्रेक इवन एनालिसिस, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। ब्रेक इवन एनालिसिस एक फाइनेंशियल टूल है जहाँ पे हम आपको एक पॉइंट मालूम होता है कि हम टोटल अपना खर्चे कितने आ रहे, टोटल कॉस्ट कितना आ रहा, और हम आपको प्रॉफिट होगा या नहीं। एक हद, एक पॉइंट, मतलब एक लेवल पे आपको मालूम होता। अब जैसा तराजू के ऊपर आप देखें तो 1 किलो ये सेट डाले तो 1 किलो का अगर हम चीज़ यहाँ रखे तो अपने को मालूम हो रहा कि वो 1 किलो कब हो रहा है, एक पॉइंट पे मालूम होता अपने को, जब वो कांटा जो दोनों लेवल पे आ जाते जब मालूम होता हमको कि वो, हाँ मतलब हमको 1 किलो की चीज़ मिल रही वो, बल्कि वैसे ब्रेक इवन एनालिसिस है यहाँ पे, ब्रेक इवन पॉइंट्स वो है। तो यहाँ पे हमको बिजनेस को मालूम होता है कि हमारा जो भी कॉस्ट है वैल्यू में प्रॉफिट कितना होता, कब होता, कब शुरू होता, कब लॉस तक रहते हैं। फर्स्ट है इसका इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर प्रॉफिट प्लानिंग। इससे क्या होता है अपने को मालूम होता कि हमारे सेल्स वैल्यू जो है हमको कब कब प्रॉफिट होगा, कितने लेवल पे आए तो प्रॉफिट होगा। फिर प्राइसिंग डिसीजन के अंदर इतना प्रोवाइड करते जो भी इम्पैक्ट आ रहा है इनका प्राइस चेंज के अंदर, तो प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से ना प्रोवाइड करते। फिर नेक्स्ट है कॉस्ट कंट्रोल। इससे ना एरियाज ऐसे फाइंड करते ताकि यहाँ पे हमको कॉस्ट कम से कम लगना और प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा होना वो हिसाब से। फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर इतना जो भी फाइनेंशियल वेबिलिटी डाल रहे हैं न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए, इन्वेस्टमेंट्स के लिए, यहाँ पे इन लोगों को वो डिसीजन लेने आसानी होती। फिर नेक्स्ट है इन लोगों का रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट के अंदर इतना कहाँ कितना चेंज आना सेल्स के अंदर, वॉल्यूम के अंदर, ताकि इन लोगों को रिस्क कम हो और प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। इससे आपको हेल्प होता है कि क्या आप ऐड करना या फिर कौन सा प्रोडक्ट निकाल देना, और कौन सा कंपोनेंट को आप मेक करना या बाई करना, उसमें भी हेल्प होती।
फिर अब लिमिटेशंस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर अजम्पशन, यहाँ पे हम अजम करते हैं सेलिंग प्राइस की और वेरिएबल कॉस्ट पे पर यूनिट के हिसाब से, जो कि फिक्स्ड कॉस्ट में रिलेवेंट रेंज के लिए आता है, जो कि हमेशा सही नहीं रहता। फिर लीनियरिटी के अंदर इन ना जो भी रिलेशनशिप से कॉस्ट हो, वैल्यूम और रेवेन्यू, तो ये क्या है, रियलिस्टिक नहीं रहता, हर सिचुएशन में रियल नहीं रहता है। सिंगल प्रोडक्ट फोकस, यहाँ इन्हें एक ही प्रोडक्ट के डिजाइन के लिए बनाया गया, मतलब हर चीज को आप ये यूज नहीं कर सकते, एक ही चीज के ऊपर यूज कर दे, जो कि इसको और हार्ड बना देता हर प्रोडक्ट के लिए अप्लाई करना बोल। इस स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के अंदर इन्हें प्रोवाइड करता आपको एक स्नैपशॉट, जो कि पूरा अकाउंट नहीं रहता, डायनामिक चेंज नहीं रहता बिजनेस वॉल्यूम के एनवायरनमेंट के हिसाब से। फिफ्थ है इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इन्हें जो है सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं करता, जो कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए काम में आते। फिर डिमांड अनसर्टेनिटी, इन्हें जो है सो अकाउंटेबल या फ्लक्चुएशन ऑफ डिमांड के वास्ते नहीं बना, सो सडनली डिमांड आ गया तो उसके लिए नहीं बना, एक नॉर्मल सेल्स के वास्ते बना सो है। फिर क्वालिटेटिव फैक्टर्स के अंदर इन्हें इग्नोर कर देता, क्वालिटेटिव फैक्टर जैसा कि कंपटीशन हो गया, मार्केट ट्रेंड हो गया, टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गया, वैसे चीज़ों को इन्हें इग्नोर कर देता। My next question है what is budgetary control, explain the classification of budgets। तो ये एक्सप्लेन करा सोई छू मैं, बजट कंट्रोल सिस्टम मतलब यहाँ पे हम जो भी है बजट को प्लान कर रहे, कंट्रोल कर रहे ऑपरेशन के हिसाब से, ताकि हम बजट्स को देख सके और एक्चुअल परफॉर्मेंस उसकी क्या है वो देख सकते, और इससे हम सही एक्शंस ले सकते। तो इसकी स्ट्रैटेजिक्स ही बोलता हूँ मैं। बेस्ड ऑन टाइम, लॉन्ग टर्म बजट्स मतलब एक साल के ऊपर के बजट्स रहे तो उसको हम लॉन्ग टर्म बजट्स बोलते हैं, और शॉर्ट टर्म बजट्स के अंदर एक साल के नीचे के बजट्स रहे तो उसको हम शॉर्ट टर्म बजट बोलते हैं। बेस्ड ऑन फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं, फिक्स बजट बोलते हैं, एक ही पर्टिकुलर 100 रुपये जैसा बोला उतना ही आपका फिक्स है, वो फ्लेक्सिबल बजट बोलते चेंज कर सकते हैं आप इसके फंक्शंस क्या है, बेस्ड ऑन फंक्शंस मतलब जैसा सेल्स बजट हो गया, सेल्स रेवेन्यू ऑफ वॉल्यूम के ऊपर फोकस करता है ना। प्रोडक्शन बजट जैसा प्रोडक्शन प्लान्स और लेवल्स, रिसोर्सेज जो जो होना उसके लिए फोकस होता। मटेरियल बजट या मटेरियल खरीदने के लिए यूज होता। लेबर बजट काम कराने वालों का बजट फिक्स होता। ओवरहेड बजट जो भी रॉन्ग कॉस्ट हो जा रही उसके लिए होता। कैश बजट बोलते कितना कैश इनफ्लो होना आउटफ्लो होना। कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट मतलब जो भी हम प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए फिक्स बजट। मास्टर बजट यहाँ पे जो इंटीग्रेट करता फंक्शनल बजट। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन कवरेज के अंदर ऑपरेटिंग बजट रहता, जो कि हम डे टू डे ऑपरेशन जो जो रोज का काम है वो ऑपरेट करने के लिए रहता। फाइनेंशियल बजट जो है सो पूरी पोजीशन ऑफ कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को देखता। बेस्ड ऑन कंट्रोल, कंट्रोलेबल बजट यहाँ पे जो है कंट्रोल करता कॉस्ट को और मैनेजर रिस्पॉन्सिबल रहता। नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट को जो है सो ये कॉस्ट रहते जो कंट्रोल ना हो सकते और ये भी मैनेजर ही जिम्मेदार रहता। ओवरऑल समरी देखा गया तो बजटरी कंट्रोल अपने को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता ताकि हम प्लान कर सके, कंट्रोल कर सके बिजनेस को और एक्टिविटीज को, और इससे हम डिफरेंट डिफरेंट वेरियस वे से हम तरीकों से देख सकते और दूसरे दूसरे तरीके से प्लान कर सकते, कंट्रोल कर सकते चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, एक्सप्लेन द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एक प्रोसेस है जहाँ पे हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसा कि बैलेंस शीट हो गया, इनकम स्टेटमेंट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया या स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी हो गया, यहाँ हम चेक करते हैं कि यहाँ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ओवरऑल हमारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, पोजिशन को, प्रॉस्पेक्ट्स के अंदर। इसके अंदर हम एग्जामिन करते क्या रिलेशनशिप्स है हमारे फाइनेंशियल डेटा और कंपनी प्रॉफिट में, लिक्विडिटी है, सॉल्वेंसी है, एफिशिएंट। ओवरऑल हम चेक कर रहे कि हम फाइनेंशियली कैसे है। अब किसी भी अब सौदा आप खरीद के लाए आप दुकान से या बाहर, उन्हें आपको बिल देता, तो आप क्या करते घर को आके वो बिल देखते कि अरे ये चीज़ हमारे सस्ते में पड़ी, ये चीज़ महंगे में पड़ी, ये चीज़ यहाँ इतने में मिलती थी। तो ओवरऑल आप चेक कर रहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो चीज़ आप उसमें चेक कर रहे हो ओवरऑल। तो यहाँ टूल्स एंड टेक्निक्स में फर्स्ट क्या है, टूल्स एंड टेक्निक्स में है फर्स्ट है स्टेटमेंट हिस्टोरिकल एनालिसिस। हिस्टोरिकल एनालिसिस के अंदर ये पहला डाटा जो पुराना डाटा है वो देखते हैं आपको। अब पहले के साल अपने को कितना प्रॉफिट हुआ और अब के साथ कितना प्रॉफिट है वो देखते हैं। हिस्टोरिकल एनालिसिस पहले के डेटा को और अब के डेटा को कंपेयर करते हैं ना। नेक्स्ट है वर्टिकल एनालिसिस के अंदर कॉमन सेंस एनालिसिस। यहाँ पे जैसा कि परसेंटेज हो गया, टोटल एसेट्स कितने हैं बैलेंस शीट के अंदर, या और अपन पूरे साल में कितना सेल्स करे, नेट सेल्स क्या है, अपनी इनकम कितनी है वो देखते हैं अपन। मतलब थोड़े थोड़े चीज़ों की एनालिसिस इसमें करते डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स की।
फिर रेशियो एनालिसिस के अंदर यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं अपन बहुत सारे फाइनेंशियल रेशियोज को डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, जो कि कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बताती। जैसा कि लिक्विडिटी रेशियो, करंट रेशियो है या क्यू की रेशियो है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है, नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है, रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है। नेक्स्ट है सॉल्वेंसी रेशियो, डेब्ट टू इक्विटी, खर्चा कितना है और अपन बन रहे कितना। फिर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हो गया। फिर एक्टिविटी रेशियो के अंदर इन्वेंट्री टर्नओवर कितना है, अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर कितना है वो। फिर कैश फ्लो एनालिसिस, जैसा मैं बोला डे टू डे अपने कितना कैश फ्लो हो रहा वो एनालाइज करते हैं ना, ऑपरेटिंग के वास्ते, इन्वेस्टमेंट के वास्ते और दूसरी चीजों के वास्ते अपना जो है सो कितना एनालिसिस हो रहा है वो देखते हैं यहाँ पे ओवरऑल अपने। फिर नेक्स्ट है अपना कंपेरेटिव एनालिसिस। स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पे जो सो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के वास्ते, कंपनीज के हो या डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स के हो, यहाँ पे ना कंपेयर करते हो वो कंपनी कितना कमाई है, ये कंपनी कितना कमाई, वैसा। फिर ट्रेंड रेशियोज के अंदर यहाँ रेशियोज बहुत सालों तक रेशियोज कंपेयर होते हैं, 10 साल के जो सो 10 साल से अपना कंटिन्यूसली प्रॉफिट में या लॉस में, ऐसा। फिर फंड फ्लो रेशियो को जैसा मैं बोला कि फंड जो भी यूज हो रहे वर्किंग कैपिटल को बढ़ाने के लिए वो रेशियोज अपने को यहाँ पे मालूम होते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज रेशियो एनालिसिस, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। रेशियो एनालिसिस एक मेथड है जहाँ पे हम कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हैं और पोजीशन को, उसको हम कैलकुलेट करते हैं वेरियस फाइनेंशियल रेशियोज के ऊपर, और उससे क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे को निकल के आता। इससे अपने को वो समझने के लिए जो भी डिफरेंस आ रहा फाइनेंशियल डेटा में हो, कंपनी के प्रॉफिट में हो या फिर लिक्विडिटी हो या सॉल्वेंसी एफिशिएंसी में, वो मालूम होता। क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो के अंदर पहला रेशियो आता लिक्विडिटी रेशियो। यहाँ पे हम जो सो शॉर्ट टर्म के वास्ते, थोड़े टाइम के वास्ते हम यहाँ कंपनी की एबिलिटी को एग्जाम्पल के लिए समझ सकते। एग्जाम्पल के वास्ते करंट रेशियो के अंदर आता है इसका फॉर्मूला करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। एक रेशियो यहाँ है एसिड टेस्ट रेशियो बाय करंट टेस्ट रेशियो माइनस इन्वेंट्री बाय करंट लायबिलिटी। फिर कैश रेशियो के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बाय करंट रेशियो, ये फॉर्मूले से। फिर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर इन्हें प्रॉफिटेबिलिटी जो भी है मेजर करते कितना प्रॉफिट है कंपनी का। एग्जांपल के वास्ते ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हो गया, नेट प्रॉफिट मार्जिन हो गया, रिटर्न ऑन एसेट्स हो गया, इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, ऑपरेटिंग और प्रॉफिट रेशियोज हो गए। फिर सॉल्वेंसी लेवरेज रेशियो, यहाँ पे कंपनी के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है क्या नहीं, लॉन्ग टर्म तक लंबे टाइम के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं यानी वो रेशियोज मालूम होते। एग्जाम्पल के लिए डेब्ट टू इक्विटी, कर्जा कितना है और शेयर होल्डर्स अपने पास कितने हैं। ये डेब्ट टू एसेट रेशियो, कर्जा कितना है और एसेट्स कितने हैं अपने पास। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, पूरा ईबीटी, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस क्या है। फिर एक्टिविटी एफिशिएंसी रेशियो, इसके अंदर जो मेजर करते हैं जो भी कंपनी के एसेट से जनरेट सेल्स करने के वास्ते यूज होते। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज हो गया, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हो गया, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो हो गया, अकाउंट पेएबल टर्नओवर रेशियो हो गया, यहाँ से हमको मालूम होता। नेक्स्ट है मार्केट वैल्यूएशन रेशियो, यहाँ पे हम मेजर करते हैं कंपनी के स्टॉक्स को और रिलेटिव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर्स करते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल के लिए प्राइस अर्निंग रेशियो, मार्केट प्राइस पर शेयर क्या है बाई अर्निंग प्राइस पर शेयर क्या है। डिविडेंड यील्ड, एनुअल डिविडेंड पर शेयर माइनस डिवाइडेड बाई मार्केट पर शेयर। ओवरऑल देखा गया तो एक कंपनी को एनालाइज करने अप्रोच है स्ट्रक्चरल, क्योंकि फाइनेंशियल ताकत कितनी है कंपनी की दूसरे दूसरे जगहों में वो मालूम होता है।